हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बच्चों का एक डिमांड था जो स्पेशली खासकर जो जस्ट अभी 12th पास आउट हुए हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है या जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, उनके लिए कि बीपीएससी क्या है, क्या पैटर्न होता है, पोस्ट कौन कौन से मिलते हैं, सैलरीज कितनी मिलती है। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में देंगे, है ना। यानी आपको इसमें क्वालिफाई करने पर पद कौन सा मिलेगा, पोस्ट कौन सा मिलेगा, एज क्या होता है इस पे भी बात करेंगे, कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। पोस्ट क्या होता है आपको, इसके अलावा आपको क्या इसका पैटर्न है, क्योंकि अभी पैटर्न में काफ़ी चेंजेज हुआ है तो पैटर्न भी देखेंगे, इसका पोस्ट भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ बीपीएससी के तो आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इसका पूरा नाम है ना। अगर हिंदी में बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग। भारत के संविधान के द्वारा आवेदकों की योग्यता के अनुसार भारतीय राज्य यानी भारत का राज्य बिहार में सिविल सेवा हेतु आवेदकों का चयन कर आपको एक जॉब प्रदान करता है। ये वो संस्था है, यानी इसका काम है आपको जॉब देना, वो भी आपको सिविल सेवा का संवैधानिक पोस्ट। अगर हम लोग बात करें कि यह कब आया, अगर कोई भी आयोग आता है तो कब आता है, कब इसका आपको स्टार्ट होता है ना, इसकी स्थापना कब हुई, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो 1935 की धारा 261 की उपधारा 1 के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग उड़िया और यानी उड़ीसा, ठीक है, और मध्य प्रदेश राज्यों के आयोग से अलग हुआ। अलग कब हुआ तो 1 अप्रैल 1949 को आपको यह क्या बनता है, अलग अपने अस्तित्व में आया, जिसको आप बिहार लोक सेवा आयोग कहते हैं। उसके बाद इसकी संवैधानिक स्थिति जो है आपको 26 जनवरी 1950 को आती है, जब आपको आर्टिकल 315 के तहत जितने भी आयोग हैं इन सब टाइप के जो जॉब देते हैं उनकी चर्चा की गई, ठीक है। संवैधानिक आयोग है। क्या आपको पता है कि इसका हेडक्वार्टर पहले कहां था? क्या आप लोग जानते हैं? नहीं जानते तो जानिए। इसका हेडक्वार्टर यानी जो आप पटना में बेली रोड पे जाइएगा ना, इसका हेड ऑफिस पहले यह रांची में हुआ करता था। जी हाँ, तो ये मैंने कहा कि कुछ फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखिएगा कि रांची में इसका हेड आपको ऑफिस हुआ करता था, लेकिन आपको 1951 के बाद पटना में यह परमानेंट हो गया, जो आज भी बेली रोड जाइएगा ना तो आपको इसका ऑफिस मिलेगा, वहां पर भी सभी प्रकार की जानकारी आपको होती है 1951। क्लियर? तो इसके पहले कहां पर था? रांची था। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। आइए हम लोग जानते हैं कि जो संस्था जो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए ही बनी है कि पोस्ट निकाले, भर्ती ले, तो यह 2 प्रकार से भर्ती करता है। एक तो आपको भर्ती जो आप लोग देखते होंगे, है ना, जिसमें आपको सीधी भर्ती निकाली जाती है, नोटिफिकेशन आएगा, एडवर्टीजमेंट आता है ना, उसमें नोटिफिकेशन आता है, उसमें बताया जाता है कि भाई आपका कितना पोस्ट है, कब एग्जाम होगा, पैटर्न क्या होगा, सब कुछ बताया जाता है, जिसमें आपको प्री एग्जाम, मुख्य, मेंस और आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। और जो सेकंड तरीका होता है वो आपको होता है प्रमोशन के थ्रू, है ना, पदोन्नति के थ्रू, जो कि डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट लोग आप लोग सुनते होंगे कि यदि आप लोग किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में सुने तो उनके डिपार्टमेंट में भी एग्जाम चलता है। ऐसा नहीं कि बीपीएससी में, ऐसा हर जगह चलता है, सभी डिपार्टमेंट चलता है। तो वहां से भी पोस्ट भरा जाता है। जैसे आप लोग जाइएगा, जैसे आपको एसडीएम बनिएगा, डीवाईएसपी बनिएगा, आप रजिस्ट्रार बनिएगा, कुछ भी, तो आपके डिपार्टमेंट में भी प्रमोशंस के लिए आपको एग्जाम वगैरह होते हैं, या फिर डायरेक्ट जो प्रमोशन होता है, ठीक है, उसमें भी आप पद की प्राप्ति करते हैं। तो 2 तरीके से आपको एग्जाम, आपको मतलब 2 तरीके से भर्ती होता है। जो सबसे फेमस है वो ये है, जिसके लिए आप लोग प्रिपेयर होते हैं। क्लियर? सीधी भर्ती। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, जस्ट आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप एलिजिबल है। कुछ बच्चों का रहता है कि सर मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, जैसे नालंदा से किया है या दिल्ली की ओपन यूनिवर्सिटी किया है, इग्नू से किया है, इग्नू वाले बच्चे बहुत होते हैं, तो क्या हम भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ओपन यूनिवर्सिटी से भी, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि या किसी विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट हो या उसके समकक्ष कोई डिग्री वो हो, तो आप भर सकते हैं। तो ओपन यूनिवर्सिटी भी अगर आप हैं, वहां से भी ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर दीजिएगा। इसके लिए आप बीए भी हो सकते हैं, आप बीटेक भी हो सकते हैं, बीकॉम भी हो सकते हैं, बीएससी भी हो सकते हैं, बीबीए भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, आप भर सकते हैं। कोई आपको इसमें ये नहीं है कि फिक्स कुछ आपको, हाँ, हालांकि कभी कभी निकलता है कुछ विशेष पोस्ट के, जैसे कुछ एग्रीकल्चर का निकल जाएगा, तो वहां पर क्या मांगेगा? एग्रीकल्चर बेस्ड आपसे ग्रेजुएशन मांगेगा। समझ रहे हैं? कुछ मान लीजिए कि अकाउंट का कुछ निकल गया, तो स्टैट या कॉमर्स देखता है आपको कि ग्रेजुएशन वहां से होना चाहिए। लेकिन साधारण जितने भी पोस्ट होते हैं
वो आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन उसमें होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, चाहे वो आप रेगुलर कर रहे हो, ओपन से कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर। एज लिमिट, एज लिमिट में आप देख रहे होंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम एज, मिनिमम एज में आप देख रहे होंगे 20 भी लिखा हुआ है, 21 भी लिखा हुआ है, 22 भी लिखा हुआ है। इसके पीछे रीजन ये है, एक्चुअली अगर मैं एक वर्ड लिखूं तो 22। पूछिए क्यों? क्योंकि 22 साल के अगर आप हैं तो आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, मतलब इसके कोई भी पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ पोस्ट होता है उसके लिए मिनिमम आपको एज 22 होना चाहिए। मतलब मान लो कि कोई एक्स पोस्ट निकला, इसके लिए भरने के लिए आपकी 22 साल होनी ही चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई वाई पोस्ट निकला, तो अगर आप 21 के भी हैं तो ये पोस्ट भर सकते हैं। जैसे डीवाईएसपी का 20 साल में भी भर सकते हैं, 21 साल में कुछ और भी आपको आता है पोस्ट पुलिस वगैरह से संबंधित, वो भी आप भर सकते हैं। लेकिन बहुत कम पोस्ट होता है 20-21 साल बाद। मैक्सिमम अगर आप 22 प्लस हैं तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 20 वाला भी हो जाइएगा, 21 वाला भी, 22 वाला भी। इसलिए कहीं कहीं देखिएगा कि 22 एकदम लिखा रहता है सीधा, और कहीं कहीं 20-21 भी लिखा रहता है। तो 20-21 अगर कहीं मिनिमम एज अगर लिखा हुआ है तो आप इससे घबराइएगा मत कि अरे सर ने तो बताया था कि 22 है। तो कुछ पोस्ट के लिए आपको 20-21 एलिजिबल होता है। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? तो 37 साल, है ना। मैक्सिमम 37 साल तक कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप जनरल के हैं, जनरल यूआर है ना, अनरिजर्व, तो आप 37 साल दे सकते हैं मेल। फीमेल में अगर आप जनरल हैं तो 40 ईयर्स। ओबीसी यानी बीसी या ईबीसी 42, सॉरी वो भी 40 ईयर्स, और एससी एसटी जो है वो आपको 42। क्लियर। तो 37 साल तक आपको दे सकते हो, 20 साल का कोई इसका मैक्सिमम कुछ नहीं, लिमिटेशंस नहीं है। कई जगहों पे लिखा रहता है 6, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम आप कितना भी दे सकते हो, बस एज पार नहीं होना चाहिए। जैसा जो आपको जनरल में है बच्चे वो 37 साल के हैं तो आराम से दीजिए। बच्चियां यानी महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं 40 साल तक हैं, आराम से दीजिए। बीसी अगर आप 40 हैं तो दीजिए और 40 साल तक, और एससी एसटी है तो आप 42 ईयर्स तक देख सकते हैं। कोई लिमिटेशंस नहीं है। एक आपको है कि अगर यदि आप जॉब में, सरकारी जॉब में, तो आपको मान लो कि आपने अभी तक 5 अटेम्प्ट दे रखा है, ठीक है, और 2024 में आपका जॉब लग गया बीपीएससी में, तो इसके बाद सिर्फ 3 अटेम्प्ट आपको देने को मिलेंगे जॉब के बाद। क्लियर। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और 3 अटेम्प्ट आपको देने का मौका मिलता है। क्लियर। ये अभी आपको आया था। तो ये आपको है कि कितना एज हो सकता है, कितना एज नहीं हो सकता है यहां से। अब पैटर्न क्या है, आइए इस चीज को समझ लेते हैं कि अगर आप किसी राह पे चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि राह में कौन कौन सी चीजें हैं, मंजिल क्या है, मंजिल जाने के लिए रास्ता कौन सा तय करना पड़े, तो यही है वो। हालांकि मैं ऑलवेज एक सजेशन यही देता हूं बच्चों को कि जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या एसएससी हो, बीएसएससी हो, दरोगा हो, आप लोग को आपका सिलेबस आपके दिमाग में मुंह जवानी होना चाहिए। मैं ऑलवेज ये कोई भी एक्सपेक्टेशन करेगा, कोई भी टीचर, कि बच्चे को कम से कम इतना पता है कि भाई वो जिस मार्ग पे चल रहा है वो उसे पता है कि हाँ मैं इस मार्ग पे चल रहा हूं। कई बच्चों का सिलेबस ही नहीं, टीचर पे डिपेंड है। ये आप लोग जानिए, आप लोग का ये फर्ज होना चाहिए, है ना। हालांकि हम लोग बताते हैं लेकिन वो आपको खुद से करना चाहिए। प्री में अगर मैं बात करूं तो यहां पर सिर्फ एक पेपर होता है, यही आपको इसकी खासियत है। अभी तक के अनुसार आपको 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का एग्जाम होता है। ये बीपीएससी का एक अच्छा चीज है, सुबह 10 बजे वाला झंझट नहीं है। कि अगर आपके आसपास भी अगर दे दिया है, सेंटर मान लो पटना में हो, आरा में दे दिया है या बक्सर में दे दिया, तो आप मॉर्निंग में ही ट्रेन वगैरह से जा सकते हो, बसेस से जाकर आप एग्जाम दे सकते हो। 12 से 2 जनरली इनका पेपर होता है। 2 घंटे का पेपर है, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं आपको, और 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। यानी 2 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन मैथ के फिक्स होते हैं और 1 अंक सभी का होता है। इसमें प्री में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, मैथ 10 क्वेश्चन फिक्स है, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, है ना, मिसलेनियस के कुछ प्रश्न होते हैं। इसके बाद क्या निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इसको कुछ समय से निगेटिव मार्किंग कर दिया गया है। कुछ समय से कहने का मतलब है कि आपको 2 बार से इसका निगेटिव मार्किंग चल रहा है और -1/3 चल रहा है। हालांकि इसमें बहुत सारे आपको उलट फेर हुए थे कि -1/4 होगा, है ना, 5 ऑप्शन होगा। पहले इसको 5 ऑप्शन में भी किया गया था, लेकिन 69 में आपको 4 ऑप्शन के साथ -1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्नों की संख्या 150 है और एमसीक्यूज के थ्रू आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहले 5 दिए जाते थे, अब ABCD ही दिया जाता है। तो ये आपको प्री का एग्जाम, ये एग्जाम पास होइएगा तो आपको मेंस बैठने को दिया जाएगा।
हालांकि इसके नंबर नहीं जुड़ते, आपको एक कट ऑफ आएगा कि भाई 150 में कट ऑफ किया है 94, 95, अगर आप उसके पार हैं तो आप मेंस एग्जाम दीजिए, आपका नंबर इसी में इंक्लूड होगा, आपका पीटी का नंबर इंक्लूड नहीं होता है। इसमें आपको एक साधारण हिंदी होता है 100 अंक का होता है, इसमें आपको 33 पास करने होता है, या मतलब इसका नंबर नहीं जुड़ता है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना होता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 2 बार से इंट्रोड्यूस किया है आपको आपका ऑप्शनल, वो भी पास करना होता है, मतलब इस दोनों के नंबर जुटते नहीं है, बट पास आपको जरूर करना होता है। वैकल्पिक विषय आप कुछ भी रख सकते हैं, इतिहास रख सकते हैं, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी, पॉल साइंस, इकोनॉमी, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, कोई भी आप चाहे तो आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 जुड़ता है, एक आपको सामान्य GS1 होता है पेपर, एक होता है GS2 होता है, और एक होता है एसए। एसए आपको 3 टॉपिक दिए जाते हैं, 2 नॉर्मल होते हैं, एक करंट अफेयर से रिलेटेड, एक नॉर्मल, और एक बिहार संबंधित टॉपिक होते हैं। वो आपको 100 नंबर के 3 होते हैं, आपको पास होने होते हैं। और आपको ये GS1, GS2 ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। GS1 में इतिहास के क्वेश्चंस होते हैं, स्टैटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड पेपर में आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन होते हैं, साइंस के क्वेश्चन होते हैं, साइंस के क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं, और पॉलिटिक्स क्वेश्चन, ठीक है। यही 3 आपके नंबर जो है बताता है कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो मेंस जो है आपको कितना 900 नंबर का आपको यहां पर दिया जाता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है 120 नंबर का, यानी 1020 नंबर का आपको एग्जाम होता है, और इसमें से आपको पास करना होता है। अब कई बच्चों का है कि सर कितना नंबर लाए, ये डिपेंड करता है कितना नंबर आया, कितना नंबर लाना है। मान लीजिए पेपर आसान है तो मैक्सिमम बच्चे सही करेंगे, तो वहां पर नंबर आपको ज्यादा लाना होगा। पेपर मान लीजिए टफ है तो आपको वहां पर नंबर कम भी लाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे वहां पर नहीं, तो डिपेंड करता है। लगभग 50 से 60% लाने पर आपको जनरली पोस्ट मिल जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि इसमें जो कौन कौन से पोस्ट होते हैं ना, जो आप लोग के लिए सबसे अट्रैक्शन आपको होता है कि कौन कौन से पोस्ट होते हैं। तो पोस्ट दोस्तों इसका जो सबसे अच्छा पोस्ट है, जो जिसके लिए सभी मारा मारी करते हैं, वो है आपको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, यानी आपको SDM वगैरह टाइप के जो पोस्ट होते हैं, इसी के लिए मारामारी होती है। होम मिनिस्ट्री से आपको चीजें होती हैं। ये भी प्रश्न है कि सर SDM के पोस्ट कितने होते हैं, ये आप जनरली बच्चों के दिमाग में होता है कि कितना रैंक लाए तो SDM मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका उस साल कितना पोस्ट SDM का था। जैसे शायद 68 में SDM के पोस्ट नहीं थे, 67 में थे, है ना, ऐसे 66 में थे, लेकिन शायद 65 में नहीं थे। तो डिपेंड करता है कि मान लो कि अगर आपको SDM का पोस्ट यहां पर दिया 50, तो आप टॉप 50 लाओ तो आपको मिल जाएगा। लेकिन उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको आरक्षण के थ्रू इसके कुछ चीजों की होती है, आरक्षण वाले बच्चे आपसे थोड़ा सा नंबर कम लाकर आपको इस पोस्ट को कर सकते हैं, अगर एलिजिबल हो पाएंगे इसमें। तो ओवरऑल अगर 50 पोस्ट है तो आपकी रैंक अगर अच्छी है, टॉप 25-30 में हो, तो आप श्योर इस पोस्ट को ले सकते हो। वैसा ही आपको इस पर भी होता है। DYSP पुलिस सीधा DSP बनते हैं, है ना, आप कहते हैं ना कि DSP बनेंगे, तो वही है आपको DYSP। इसका सेकंड जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट ये है। स्पेशली लड़के तो जनरली मैं इंटरव्यू, जब हम लोग मॉक इंटरव्यू लेते हैं तो मैक्सिमम बच्चों का जो रहता है सबसे टॉप पे उन्होंने DYSP को रखा रहता है। कई बच्चों से मैं पूछता भी हूँ मॉक इंटरव्यू के तहत कि यार SDM के तो पोस्ट है, क्यों आप DYSP रखे हो? तो वर्दी करना है, वर्दी के तहत काम करना, ये एक होता है अट्रैक्शन। भाई यूनिफॉर्म का, वर्दी का तो अट्रैक्शन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। खासकर मूवी में या फिर बहुत सारे जगहों पे आप देखकर एक अलग सा जज्बा तैयार होता है कि भाई वर्दी होना चाहिए, वर्दी होगा तो ये करेंगे, वो करेंगे, फलना चिलना, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव पोस्ट है। सबसे ज्यादा डिमांडिंग पोस्ट ये होता है। जनरल भी आप किसी से बात कीजिएगा तो वो SDM के लिए कहेगा कि भैया मुझे SDM चाहिए। उसके बाद जो डिमांडिंग पोस्ट ये होता है। उसके बाद आपको सुपरिटेंडेंट, आपको इसका होता है मद निषेध का, ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा पोस्ट है। और ये सब लेवल 9 के पोस्ट है। और सैलरी आपकी शुरुआत दौर में ही बहुत अच्छी आती है, 60-70 के आसपास, ठीक है, 60 के प्लस के आसपास आपको ये शुरुआत में ही सैलरी आती है। इसके बाद ये भी बहुत ही अच्छा पोस्ट में आता है वाणिज्य कर विभाग, है ना, स्टेट टैक्स असिस्टेंट का जो पोस्ट होता है, बहुत ही शानदार पोस्ट होता है। ये भी बहुत डिमांडिंग पोस्ट है। शुगर केन ऑफिसर ऑल्सो वेरी डिमांडिंग पोस्ट, है ना, देख रहे हैं, लेवल 9 का सब पोस्ट है, यानी हायर पोस्ट में आपको आता है। इसके बाद DEO यानी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, ये फेमस DEO से आपको ज्यादा है ना, ध्यान रखिएगा। ये सब पोस्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, लेवल 9 तक होते हैं। इलेक्शन ऑफिसर
ये भी बहुत आराम से होता है। अगर आपको शांतिपूर्ण चीजें चाहिए, है ना, एकदम कुर्सी, ऑफिशियल जॉब, कुर्सी पे बैठे हैं, आराम से नॉर्मल जॉब करना चाह रहे हैं, तो आपको इलेक्शन ऑफिसर का जॉब बहुत बेस्ट जॉब होता है। ठीक है, बहुत ही शानदार जॉब है। इसके अलावा फिर आपको ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर, जिसको आपको बीपीआरओ के नाम से ज़्यादा फेमस है, जनरली आप सुनते हैं बीपीआरओ है, बीपीआरओ है। ठीक है, तो लेवल 7 का पोस्ट होता है बीपीआरओ, ब्लॉक पंचायत ऑफिसर। इसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि यह काफ़ी आपको शानदार पोस्ट है। इसके बाद शिक्षा विभाग में अलग लेवल 9 का निकलता है। ये भी हमेशा नहीं निकलता है, लेकिन जब भी निकलता है तो इसका भी डिमांड खूब रहता है। बिहार एजुकेशन सर्विस का, शिक्षा सेवा का खूब डिमांड होता है कि इसमें मिल जाए। ये भी बहुत ही अच्छा पोस्ट है ना। उसके बाद वेलफेयर ऑफिसर, कल्याण विभाग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। एंड आपको सीडीपीओ, जनरली आप देखते थे कि बीपीएससी इसको अलग से अप करता था, लेकिन बीपीएससी ने 2 बार से नियम लगाया कि हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड, मतलब एक ही साथ सभी पोस्ट जो होते हैं, चाहे ऑडिटर का पोस्ट हो, सीडीपीओ का पोस्ट हो, आर्ट एंड कल्चर, किसी का पोस्ट हो, हम लोग एक साथ ही एग्जाम लेंगे। ये भी बहुत ही अच्छा पोस्ट है, लेवल 9 का ही आपको ये भी पोस्ट होता है। उसके बाद आपको वित्त विभाग, ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है। इसके बाद और भी होते हैं, SC ST वेलफेयर, आपको कमीशन एक अलग होता है, वो भी बहुत ही अच्छा पोस्ट है। तो ओवरऑल अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो ये शानदार पोस्ट है। प्रशासनिक रूप से पुलिस में, शिक्षा विभाग में कई आपको शानदार पोस्ट निकलते हैं। तो ये आपको ओवरऑल ये वीडियो था। मुझे लगता है कि एक बेसिक आप लोग को बीपीएससी के बारे में पता चल गया होगा। इसके अलावा जो डिटेल्स होता है कि सिलेबस क्या होता है, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, इसका भी अगर आप लोग देखिएगा तो इसी चैनल पे वीडियो ये आपको मिल जाएगा 17th बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो सभी को शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद।